हेलो चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। जीरो बेसिक लेवल केमिस्ट्री के अंतर्गत दूसरे पार्ट में हम आपको परमाणु के बारे में पढ़ाने चल रहे हैं और बताएंगे भी इसके बारे में कि किस प्रकार से आप परमाणु को जान समझ सकते हैं। तो केमिस्ट्री के अंतर्गत हम आपको परमाणु पढ़ाने चल रहे हैं। देखिए, पढ़ने के लिए तो किताबों में बहुत सा दिया रहता है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको पढ़ना ना पड़े, केवल सुनना पड़े और सुनने से आपको तैयार हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ने से बहुत ज़्यादा ज्ञान तो प्राप्त होता है, लेकिन सबके समझ में उतना ज़्यादा नहीं आता है। इसलिए हमारा अपना विचार है कि अगर हम आपको थोड़ा सा बताएं और आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए, तब आप उसकी जिज्ञासा के अंतर्गत और ज़्यादा जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अब हम आपको परमाणु के बारे में बताने चल रहे हैं और ध्यान से सुनिए। और परमाणु के बताने के बाद उसकी संयोजकता निकालेंगे और फिर रिएक्शन पर ही आ जाएंगे जीरो बेसिक लेवल केमिस्ट्री के अंतर्गत। और रिएक्शन में तत्व और संयोजकता के अंतर्गत जो संबंध होते हैं उसको भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो हम पढ़ा रहे हैं परमाणु। किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनता है परमाणु कहलाता है। किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनता है परमाणु कहलाता है। इसका मतलब दुनिया के सभी पदार्थ अणुओं और परमाणुओं से ही मिलकर के बने हुए हैं, चाहे हम हो, आप हो, कोई भी पदार्थ हो। और ये आप जानते भी हैं कि पदार्थ किसे कहा जाता है। दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है और जो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, पदार्थ कहलाती है। तो इसके अंतर्गत आप समझ ही सकते हैं कि परमाणु अणु जो सूक्ष्म कण होते हैं इन्हीं सब से मिलकर के बने होते हैं। तो किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनते हैं परमाणु कहलाते हैं। तो हम परमाणु का स्ट्रक्चर बनाने चल रहे हैं और उसके अंतर्गत आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हम परमाणु को समझ सकते हैं। वैसे तो बहुत वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी अलग अलग अवधारणाएं दी हैं। महर्षि कणाद ने भी दी हैं, डाल्टन ने भी दी हैं, बहुत से वैज्ञानिकों ने दिए हैं। लेकिन इन सब को पढ़ने के बाद हमें लगा कि बच्चों को इतनी ज़्यादा इनकी परिकल्पनाएं याद करने का समय या उनको याद करने के लिए इतना दिमाग लगाना पड़ेगा। इसके अंतर्गत हमने सोचा छोटा सा आपको बताएं कि आपको जिससे जानकारी अच्छी से प्राप्त हो सके। तो देखिए, हम सबसे पहले इसका चित्र बनाते हैं। इसको हम मान ले रहे हैं कि परमाणु है। परमाणु के अंदर एक ठोस गोले जैसा भाग दिखाई देता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। और नाभिक के अंदर के भाग में, नाभिक के अंदर के भाग को अंदर एक धनावेशित भाग दिखाई देता है जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं। और इस नाभिक के अंदर धन आवेश होता है और धन आवेश को ही प्रोटॉन कहा जाता है और प्रोटॉन को P से प्रदर्शित किया जाता है। नाभिक के बाहर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। जिसे इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्म कण होता है। परमाणु के अंदर एक धनावेशित भाग होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। नाभिक पर धनावेश होता है, इस धनावेश को प्रोटॉन कहा जाता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब इसके अंतर्गत आता क्या है? इसके अंतर्गत आता है कि ये क्या है जो जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इसे कहते क्या हैं? परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन जिन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं उसे कोष कहते हैं, अर्थात सेल कहा जाता है। एक कोष जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। K, L, M, N। सामान्यतः 4 प्रकार के ही माने गए हैं। K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, L में 8,
यम में 18 और एन में 32। इन कोष में उपकोष भी होते हैं। जिन्हें अंग्रेजी में सब सेल कहा जाता है। ये भी 4 प्रकार के होते हैं, एफ, पी, डी, एफ। एफ पे 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इनमें अधिकतम संख्या 14 तक होती है और एफ में 2, पी में 6, डी में 10 यही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। इसके अंतर्गत जो 1 से लेकर के 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं, इनको हम आसानी से या सरलता से समझ सकते हैं कोष और उपकोष के अंतर्गत। तो कोष फिर से सुन लीजिए, कोष 4 होते हैं, के, एल, एम, एन। और इन कोषों में जो उपकोष होते हैं वो भी 4 होते हैं, एफ, पी, डी, एफ। अर्थात हम आपको डायग्राम के द्वारा बताने फिर चल रहे हैं। एफ, पी, डी, सॉरी के, एल, एम, एन। के कोष में केवल एफ कोष, एल में एफ और पी, एम में एफ, पी, डी, एन में एफ, पी, डी और एफ उपकोष होते हैं। जैसे ये के पहला है तो 1 लिखा जाता है, ये दूसरा है तो 2F 2P लिखा जाता है, तीसरा है तो 3F 3F 3P और 3D लिखा जाता है, और एन फोर्थ है तो 4F 4P 4F 4P 4D और 4EF लिखा जाता है। इसी प्रकार से इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंगित की जाती है। जैसे हम किसी तत्व का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो किस प्रकार से निकालते हैं, जैसे हमने लिया लिथियम का। लिथियम का 3 होता है, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2 और लिथियम का 3। तो पहले ये बताया गया है कि के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये के कोष है तो यहाँ लिखेंगे 2, और 2 के अलावा एक बच रहा है तो ये के कोष में गया और ये यल में। आप देखिए उपकोष एफ होता है तो 1F, 2 इलेक्ट्रॉन है 2 लिख देंगे। इसमें देखिए यल में 2F 2P होता है, 2F 2P तो 1 इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसके ऊपर 1 लग जाता है। अर्थात हम 2P को यहाँ पे हटा सकते हैं या फिर रहने देंगे और इलेक्ट्रॉनों की संख्या F के ऊपर इंगित करेंगे, मतलब दिखाएंगे, लगाएंगे। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि सोडियम 11, तो 11 का जब हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं तो 2, 8 और 1 होता है, 2, 8 और 1 होता है। तो आप देखिए ये मैं अपने आधार पर आपको बता रहा हूँ, ना कि अन्य परिकल्पनाओं के आधार पर, क्योंकि बच्चों को बेसिक लेवल की जानकारी चाहिए। तो के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, यल में 8, तो जो बचेगा यम में जाएगा। तो देखिए के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, यल में 8 और जो बच रहा है वो यम में जा रहा है। तो इसी प्रकार से हम कोष को पहले उपकोष के द्वारा इंगित करते हैं। तो उपकोष में के कोष में 1F तो यहाँ 1F लिखेंगे, यल में 2F 2P तो यहाँ हम लिखेंगे 2F 2P, और यम में जो बचता है जाता है तो इसलिए यहाँ पर यम में देखिए 3F लिखा गया है, इसलिए हम यहाँ पर 3F लिख रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन इंगित करते हैं। देखिए F पर 2 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि 2 ही हैं पूरे। 8 है यहाँ पर तो F पर 2, और P पर कितने होते हैं 6, तो यहाँ P पर हम लिखेंगे 6। अब बचा यहाँ पर 1
तो इस प्रकार से यहाँ पर 1 लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार से हम 30 तक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्यतया पूरी तरह से कर सकते हैं और हमको अच्छी जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो हम आपको बनाकर एक चार्ट के माध्यम से भी दिखा रहे हैं, तो ध्यान से देखिए। इसी प्रकार से कोष और उपकोष के माध्यम से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझ सकते हैं और करने का प्रयास कर सकते हैं। तो आगे आपको और दिखाते हैं, एक तरफ से दिखाते हैं और आप अपने घर पर भी करने का प्रयास करिएगा। हाँ चलिए देखिए, जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, तो हम इसको 1 लिखते हैं यहाँ पर। चूंकि इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या हाइड्रोजन में 1 ही है, इसलिए यहाँ पर के कोष, तो के कोष में उपकोष 1s होता है, इसलिए यहाँ पर 1s1 होगा। इसी प्रकार हम हीलियम का देखते हैं, हीलियम का 2 होता है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन संख्या 2 होगी और ये भी के कोष में ही आता है, क्योंकि के कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1s2। इसके बाद आता है लिथियम का होता है 3, इसको हम लिख सकते हैं 2 और 1, क्योंकि के कोष के बाद के कोष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो यल में जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 3 को जब हम इलेक्ट्रॉन विन्यास के रूप में लिखते हैं तो 2 और 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखते हैं 1s2, तो ये के कोष में था, और के कोष के बाद क्या आता है? यल कोष। तो यल में आते हैं 2f और 2p, तो यहाँ पर लिखते हैं 2f 2p। चूँकि इलेक्ट्रॉन एक ही है इसलिए f उपकोष में आएगा, इसलिए यहाँ पर 1 लिखते हैं। हम 2p को यहाँ से हटा देते हैं, नहीं तो रहने देते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो f के ऊपर ही इंगित किए जाएंगे। अब देखिए लिथियम हो गया, तो यहाँ पर इसकी संयोजकता भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो बाह्य कोष जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अधिकतर 30 तक में, उन्हीं बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को उसकी संयोजकता मान ली जाती है, जिनको हम बता रहे हैं। खास करके इसमें देखिए तो आपको, जैसे यहाँ पर इसकी संयोजकता 1 होगी, हीलियम की संयोजकता नहीं होगी, क्योंकि इसकी संयोजकता नहीं निकाल सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि जब किसी भी तत्व का कोष पूरा हो जाता है तो उसकी संयोजकता नहीं निकाली जाती है। तो जैसे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो के कोष जो होता है, के कोष जो होता है फुलफिल हो जाता है, मतलब पूरी तरह से भर जाता है, इसलिए इसकी संयोजकता नहीं है, इसलिए यहाँ पर 0 लिखा जाता है। 2 की संयोजकता 0 होगी। और हम आपको बताकर दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से संयोजकता निकाल सकते हैं। इसमें दिखा रहे हैं आपको बेरिलियम का 4 होता है, 4 को हम लिख सकते हैं 2-2। अगर आपको ये ना समझ में आ रहा हो क्यों 2-2 लिख रहे हैं, तो फिर से आप देखिए के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए हमने के कोष के लिए 2 लिखा, और जो फिर 2 बच रहे हैं वो यल में जाते हैं, और ये तब तक जाते रहेंगे जब तक ये 8 नहीं हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कोष में उपकोष 1f और दूसरा उपकोष यल में 2f और 2p होगा। तो यहाँ देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है 2, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है 2, ठीक है। और इसकी संयोजकता जो 1 नहीं होगी बल्कि क्या होगी 2, क्योंकि इसके बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 2, इसलिए इसकी संयोजकता हो जाएगी 2। इसकी संयोजकता होगी 2। अब बोरान का नंबर आता है 5, तो बोरान को हम इस प्रकार से कर सकते हैं 2 और 3, तो बाह्य कोष में संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3। इसी प्रकार से हम लिखते जाएंगे और जानते जाएंगे कि संयोजकता किससे हो जाती है। फिर आएंगे कार्बन पर, कार्बन का 6 होता है, तो 2 और कितना हो जाएगा? 4। इसकी संयोजकता 4 हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी क्रम में हम कर सकते हैं। जैसे फिर से देख लीजिए, इसका 1f और दूसरे में देखिए के कोष में 1f आता है, यल कोष में 2f 2p आता है, तो पहले में 1f दूसरे में 2f और 2p आएगा। तो इसको हम इलेक्ट्रॉन के रूप में यहाँ तरफा दे रहे हैं, तो यहाँ 2f और यहाँ भी 2 हो जाएंगे। अब देखिए f तो भर गया, जब ये भर जाएगा तभी ये इलेक्ट्रॉन p में जाएंगे, तो यहाँ पर 2 भरा तो 2 ही बच रहे हैं, इसलिए p पर 2 लग गए हैं, ठीक है। तो 2f 2 और 2p 2 होगी, और इसकी संयोजकता जो होगी वो 4 हो जाएगी।
कार्बन की संयोजकता 4 होने के बाद भी माना जाता है कि कार्बन +4 भी होती है संयोजकता और -4 भी होती है। इसका रीज़न ये होता है कि जैसे मीथेन बनाया जाता है CH4, जब उस कैटेगरी हम देखते हैं तो उसको भी हम आपको बता रहे हैं किस प्रकार से। देखिए CH4, तो कार्बन पर +4 यदि लिखते हैं और हाइड्रोजन पर +1 लिखते हैं तो समान आयन नहीं जुड़ पाएंगे। इसलिए हम देखते हैं कि अगर हम कार्बन पर -4 और हाइड्रोजन पर +1 के साथ देखते हैं, क्रिया कराते हैं, तो ये बनता है CH4। तो इस प्रकार से ये मीथेन CH4 बन जाता है। तो कार्बन की जो संयोजकता होती है वो +4 या -4 भी होती है, क्योंकि 4 के बाद ही ये संयोजकता घटने लगती है। 1 से लेकर के 4 तक संयोजकता बढ़ती है, फिर 4 से लेकर के फिर घटने लगती है। जैसे नाइट्रोजन, अभी हम आपको दिखा रहे हैं नाइट्रोजन की संयोजकता। नाइट्रोजन 7th होता है और इसको हम इलेक्ट्रॉन विन्यास में लिख सकते हैं 2 और 5, क्योंकि आप जानते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि के कोएफ में केवल 2 इलेक्ट्रॉन, यल में 8। तो देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रखे गए हैं और जो बच रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन वो यल कोएफ में चले आएंगे। तो इस प्रकार से हम कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन विन्यास इसका देखिए, उप कोएफ 1f है तो यहाँ पर 1f लिखेंगे, और यल में 2f 2p है तो यहाँ हम लिखेंगे 2f 2p। और इसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण भी इसी प्रकार से हम करेंगे। यहाँ पर 2 5 है तो पहले यह को भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए, और जो इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं उसको हम p के ऊपर रख देते हैं। तो देखिए 3 2 कितना हो गया 5। लेकिन अब यहाँ इसकी जब संयोजकता निकाली जाती है तो हम देखिए संयोजकता निकालेंगे तो 5 के बाद संयोजकता घटने लगती है। अब देखिए सभी तत्व अपना आवश्यक पूरा करना चाहते हैं, सभी तत्व अपना आवश्यक पूरा करना चाहते हैं, तो इसके पास 5 ही इलेक्ट्रॉन है। आवश्यक पूरा करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता होगी, इसलिए ये 3 इलेक्ट्रॉन की इसके अंदर कमी है, इसलिए इसकी संयोजकता -3 मानी जाती है, अर्थात इसकी संयोजकता 3 होगी। तो नाइट्रोजन की संयोजकता 3 हुई। तो हम आपको परमाणु के बारे में बता रहे थे कि किस प्रकार से किसी तत्व का सूक्ष्मकण जो विभिन्न प्रकार के पदार्थों को बनाता है, और दुनिया में आज सभी जानते हैं कि बिना इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कोई भी जीव या कोई भी पदार्थ जो है कोई कार्य नहीं कर पा रहा है। तो इसी प्रकार से आपने संयोजकता के बारे में जाना और इलेक्ट्रॉन विन्यास के भी बारे में जाना। ठीक है, अगले टर्म में फिर आपसे हम मुलाकात करेंगे और आपसे जो भी सलाह आएगा, परामर्श आएगा, जो भी अच्छा लगा खराब लगा बताइएगा, और जैसा भी हो जरूर आपको सुधारने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।